बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं ज़िल्ले हुमा और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमातों से राबतों में तेजी आ गई है। पीपी का वफ्द ताज हैदर की क़यादत में बहादुराबाद मरकज पहुंचा। दोनों जमातों के रहनुमाओं में 1 घंटा मुलाकात हुई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी का कहना था, विफाकी हुकूमत में शमूलियत के लिए पहली शर्त मर्दम शुमारी थी। ताज हैदर ने कहा कि अगर आगे बढ़ना है तो अवाम के मफाद को सामने रखते हुए ही आगे बढ़ सकेंगे। 2017 की मर्दम शुमारी के नताइज जो ना तो कराची हैदराबाद के साकिनों ने कबूल किए, ना सिंध के दीगर अजला के साकिनों ने कबूल किए, और उनकी जो 2 बड़ी नुमाइंदा जमातें रहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM, उन्होंने भी कबूल नहीं किए। और आपने देखा कि माजी में भी सेनेटर ताज हैदर साहब की सरबराही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको उठाती रही, और MQM पाकिस्तान इसमें वाहिद जमात है कि जो सुप्रीम कोर्ट में गई पिटीशन लेकर, और आज भी हमारी ही वहाँ पिटीशन मौजूद है। हमने तहरीक इंसाफ की हुकूमत से जब मुआहदा किया, क्योंकि पार्लियामान ने तो 2018 में ये तय कर दिया था कि 5% ऑडिट होगा, कौमी असम्बली ने कर दिया था, और सेनेट ने उसमें कुछ कंडीशंस लगाई थी। ताज साहब खुद मौजूद थे, MQM के सेनेटर्स थे और दीगर तमाम जमातों के, कि इन कंडीशंस के बगैर इस हतमी करार नहीं दिया जा सकता इस काउंट को। 2018 में हमने 3 अगस्त 2018 को मुआहदा किया। शिक़ अव्वल तहरीक इंसाफ के साथ यही रखी, जो कि मर्दम शुमारी के हवाले से जो पार्लियामान की करारदादें हैं उनको सामने रखा जाए, और वो यही कहती हैं कि ऑडिट करें, आप ये शिकायत का अजाला करें जहां जहां लोगों को कम गिना गया है, और हम सबका मानना ये, हम जितने यहाँ खड़े हैं, कि सूबे सिंध में उनको कम गिना गया है। 2017 के सेंसस की फिगर्स को नहीं मानते और 5% ब्लॉक्स में डिफेक्टो बुनियाद पर फिर से मर्दमशुमारी की जाए। जो आपने कहा देयर इज़ अ मेथड बिहाइंड द मैडनेस, ये मैडनेस नहीं है, दिस इज़ अ मेथड। और वो मेथड जो इख्तियार किया गया वो ये इख्तियार किया गया कि तमाम वो लोग के जो दूसरे सूबों से सिंध में आके बसे थे, उनको सिंध की आबादी में शुमार नहीं किया गया, बल्कि दूसरे सूबों की आबादी में शुमार किया। मरियम नवाज कहती हैं, वज़ीर आज़म सिलेक्टेड हैं तो अब रिजेक्टेड। पनामा से सिर्फ अकामा निकला, झूठे इल्जामात पर हुक्मरान आज शर्मिंदगियां कर रहे हैं। बगैर तैयारी आने वाले अवाम की जिंदगियों से क्यों खेल रही हैं। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के योम तासीस से मरियम नवाज ने खिताब करते हुए कहा, जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो पाकिस्तान की शाहरग पर वार होता है। इमरान की नालायकी और नाअहली की वजह से मोदी की झोली में कश्मीर जाकर गिरता है, और जब पाकिस्तान इस नालायकी आज़म की वजह से कश्मीर का मुकदमा हार जाता है तो जख्म पूरे पाकिस्तान के दिलों पर लगता है। देखो, ये नारे से मुझे याद आया कि नवाज शरीफ को कहता था मोदी का यार, लेकिन मोदी की झोली में कश्मीर का मुकदमा कौन हार के आया? कौन हार के आया? कश्मीरी भाइयों, बात यह है कि जब एक कमजोर वजीर आजम आता है पाकिस्तान के अंदर, जो अवाम की ताकत से नहीं आता, जो आपके वोट से नहीं आता, और जब एक कमजोर हुकूमत होती है तो भारत जैसा दुश्मन पाकिस्तान पे वार करता है, और उसने पाकिस्तान की शहरत पर वार किया और कामयाब हुआ। और जब पाकिस्तान में आपके वोटों से आने वाला अवामी वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत होती है तो मोदी जैसा खुद चलकर पाकिस्तान आता है। ये है फर्क अवामी वजीर आजम का और जाली वजीर आजम का। इसीलिए कहते हैं कि वोट को इज्जत देना बहुत जरूरी है। जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो पाकिस्तान की शहरत पर वार हो जाए। और आप जानते हो, मुझे कश्मीर, मैं हूं कश्मीर की बेटी, मेरी रगों के अंदर नवाज शरीफ और कश्मीर का खून है, इसलिए मुझे कश्मीर से खास मोहब्बत है।
मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने और हुकूमत के लिए मैदान खाली ना छोड़ने का फैसला कर लिया। लीगी रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी क़यादत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। लीगी रहनुमाओं ने ज़िमनी इलेक्शन का मैदान खाली ना छोड़ने का फैसला किया और कहा कि मुस्लिम लीग नून को सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लेना चाहिए। बेशतर लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के कौल और फ़ेल में तज़ाद नजर आ रहा है। तो दूसरी जानिब लीगी अरकान असम्बली मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद ने अपने इस्तीफों से मुनहर हैं। कहते हैं इस्तीफे तो पार्टी क़यादत को भिजवाए थे, बराह रास्त स्पीकर ऑफिस को नहीं दिए, इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। आपको बता रहे हैं कि लीगी अरकान असम्बली मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद अपने इस्तीफों से मुनहरिफ हो गए। कहते हैं इस्तीफे तो पार्टी क़यादत को भिजवाए थे, बराह रास्त स्पीकर ऑफिस को नहीं दिए, इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से इस्तीफा देने वाले नून लीग के अरकान असम्बली मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद ने मुलाकात की और इस्तीफों से इजहार लाताल्लुकी कर दिया और जाली करार दे दिए। स्पीकर कौमी असम्बली के मुताबिक इस्तफसार पर दोनों अरकान कौमी असम्बली ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दोनों ने अपना इस्तीफा बराह रास्त स्पीकर ऑफिस को नहीं सिर्फ क़यादत को भिजवाया था, लिहाजा मंजूर न किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इस्तीफों की तस्दीक से इनकार पर उनका ऑडिट कराने का फैसला कर लिया है। दोनों अरकान के इस्तीफों के हवाले से कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर फैसला करेंगे। अगर मजीद अरकान के इस्तीफे भी आए तो इन पर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान किसी सूरत इस्तीफा, अपोजिशन अपना फैसला कर ले, सियासी इंतकाम के कायल हैं, ना एहतसाब से भी हट सकते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी होने का वक्त आ गया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ख्वाजा आसिफ और मौलाना फजलुर रहमान सियासत करने की बजाय सवालों का जवाब दें। ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी होती है, अब वो क्यों होती है उसकी वजाहत ख्वाजा साहब खुद कर सकते हैं। उनको मौका दिया गया, उनको कई मर्तबा दावत दी गई कि जो सवालात थे उनका वो जवाब दें और नैब को मुतमईन करें ताकि नैब इस नतीजे पे पहुंचे कि उन पे कोई चीज बनती नहीं है। लेकिन लगता ये है कि वो नैब को मुतमईन नहीं कर पाए और जिस किस्म का उन पर जो इल्जाम था मनी लॉन्ड्रिंग का, एसेट्स बियॉन्ड मींस का, उसका वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। अब अगर वो ट्रेल दे देते, मनी ट्रेल दे देते, अगर वो वजाहत पेश कर देते तो शायद ये गिरफ्तारी की नौबत ना आती। नैब ने यकीनन उनके पास तफसीलात होंगी, वो आपके सामने आ जाएंगी। वो प्रॉपर्टीज जिन पे सवाल उठाए जा रहे हैं उनका जवाब वो खुद ही दे सकते हैं, कोई और तीसरा नहीं दे सकता। हम ये कह सकते हैं कि आज देखने की बात ये है और हमें आज समझ आती है, मुझे खास तौर पर आज समझ आती है कि जब हम बैठकर ऑपोजिशन की इन दो बड़ी जमातों के साथ गुफ्तगू शुनीद कर रहे थे फैटफ की कानून साजी पर, तो हमें हैरानी होती थी कि फैटफ की कानून साजी का नैब के कानून से क्या ताल्लुक जुड़ता है, वो अलहदा चीज है। विफाक की वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज का कहना है कि कानून किसी के नहीं, सब कानून के मातहत हैं। जिस तरह आम शहरी हैं उसी तरह उन लोगों को भी जवाब होगा। सेनेट में भी इनसे सवाल पूछेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज ने कहा ये लोग अपनी स्याहकारियां छुपाने के लिए प्रोपोगंडा करते हैं, नाजायज दौलत कमाई और उसे बैरून मुल्क मुंतकिल किया। माजी के हुक्मरानों की तवज्जो सिर्फ पैसा बनाने में लगी रही। कि हम यही देखते हैं कि बदकिस्मती से जो हमारे माजी के हुक्मरान थे उन्होंने इदारों को अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया, उन्हीं के जरिए उन्हीं की सहूलतकारी से अपनी नाजायज दौलत को मुल्क से बाहर ले गए, मुल्क को गरीब किया, अवाम को गरीब किया। आज जो आप अगर महंगाई देखते हैं या और जितने भी मसाइल हैं, हमारे माजी के हुक्मरानों की तवज्जो सिर्फ पैसा बनाने में रही। अब कल जो है जैसे कि
کہ آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے اور یہ سینٹ کا اجلاس ریکوزیشن کیا ہے اپوزیشن نے، اور ان کے جو 6 نکاتی ایجنڈا ہے جو کہ ان کا ہے، ہماری طرف سے کوئی ایجنڈا آئٹم نہیں ہے۔ اس میں ایک بار پھر کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح سے جو پارلیمنٹ کا فلور ہے اس کو استعمال کیا جائے اپنی سیاکاریوں کو چھپانے کے لیے، ایک پروپیگنڈا شروع کرنے کے لیے، ایک ایسا نیریٹو بنانے کے لیے جس سے کہ یہ ظاہر ہو کہ ان کے ساتھ تو بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن ہم چونکہ تعداد میں کم بھی ہیں، لیکن ہم وہاں پہ بیٹھے ہوں گے، ہم جو یہ ایجنڈا ہے ہمارے سوالات ہوں گے اور ان کے جوابات دینے ہوں گے۔ پرابلم ان کا یہ ہے کہ جب آپ ان سے سوال پوچھتے ہیں تو بجائے اس سوال کا جواب دینے کے ہمارے سوال کا جواب بے شک نہ دیں، لیکن عدالتیں یا جو بھی قانونی ادارے ہیں وہ اگر آپ سے سوال کریں تو آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر بابر اعوان کہتے ہیں کافی شخص کو اسپیکر اسمبلی کے پاس پیش ہونا ہوتا ہے، لیکن ہمت کریں اور اسپیکر کے پاس جائیں۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بابر اعوان کا کہنا تھا کہ پہلی دفعہ پاکستان میں صادق اور امین شخص اوپر بیٹھا ہے، اس وجہ سے کیس منطقی انجام تک پہنچ رہے ہیں۔ اتفاق کرتا ہوں کہ احتساب کے کیسز میں ریکوری بھی ہونی چاہیے۔ نواز شریف بیماری کا بہانہ لگا کر لندن گئے اور وہاں سیر و سیاحت کرتے ہیں۔ کرپشن اور کک بیکس کی جو آمدنی ہے ناجائز، یہ وہ خانہ ہے۔ یہ آمدنی ملک سے باہر کیسے جاتی ہے؟ اس کے نیچے آ جائیے، اقامہ، جو مریم کہہ رہی تھی کہ میرے ابا کو اقامے میں خامخواہ سزا دی گئی۔ یہ اقامہ جب ملتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو فارن بینکس میں اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت، بیرون ملک اکاؤنٹس کھولنے کی اقامہ ملنے کے بعد آپ کو اجازت مل جاتی ہے۔ جب یہ اجازت ملتی ہے تو فیک امپلائمنٹ کے کانٹریکٹ کیے جاتے ہیں، جس طرح سے ابھی اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے کیس کا وہ، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ منی ٹریل جاتی ہے، یہاں پیسے جو ناجائز کمائے ہوئے ہیں ان کو بیرون ملک جمع کرانے کے لیے۔ آپ وہاں سے درمیان میں یہ جو کالا خانہ ہے اس میں دیکھیں گے، اس میں کالا مال پڑا ہوا ہے، یہ اوپر جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے فلائٹ آف کیپٹل آؤٹ آف کنٹری۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ملک سے پیسے اڑ گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا روپیہ مہنگا ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دال، آٹا، چینی، انڈا، مرغی یہ سارے مہنگے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ ذرا نیچے آئیے گا، گرین کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا اور قوم کی توجہ چاہوں گا۔ یہ کچھ پیسے، باقی پیسے تو یہ باہر نکال دیتے ہیں اور آف شور کمپنیوں میں ان کو رکھتے ہیں، لیکن کچھ پیسے ان میں سے یہ واپس لا کے یہ جو سبز پاک سرزمین ہے اس کے اندر وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے سے یہاں سے ناجائز کمائے ہوئے پیسے باہر بھیجے، باہر سے واپس منگوا کے کچھ پیسے نمونے کے طور پہ پاکستانی بینکوں میں منگوا کے کہتے ہیں یہ ہمارا کاروبار ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے اعلان کیا ہے کہ 16 فروری کو نواز شریف کا پاسپورٹ منسوخ کر دیں گے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید نے تمام ملکوں کے ویزے آن لائن کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ چین اور افغانستان سمیت دیگر ملکوں کے آن لائن ویزوں کے اجراء کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے رہی ہے تو ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لے گی۔ منی لانڈرر ایکسپوز ہو گئے، یہ سب چوری بچانے کے لیے اکٹھے ہو گئے، مذاکرات کے دروازے بھی کھلے ہیں۔ یہ سارے لوگ اقامہ کیوں لیتے تھے؟ اگر میں انٹیریئر منسٹر ہوں کل اقامہ لوں تو اس کا مطلب ہے میں دال میں کالا ہے نا، کہ مجھے اپنی دھرتی پہ ایمان نہیں ہے میرا۔ انشاءاللہ تعالی یہ کل جو کچھ ہوا ہے، یہ سارے چور کیوں کٹھے ہوتے ہیں؟ یہ سارے چور یہ کٹھے ہوتے ہیں کہ ان کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکلتے ہیں، یہ برداشت نہیں کرتے، اور ان کو جو منی لانڈرنگ ہے اور جو سارے کرپشن کے پیسے ہیں، ان سارے پیسوں کو جب ایکسپوز ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ کوئی دہشت گردی میں انشاءاللہ دہشت گردی کی تھریٹ ضرور ہے۔ پہلی اچھی ٹرانسپورٹس منگا رہے ہیں، ایگل اسلام آباد کی سیکیورٹی کے لیے ایگل اسکواڈ چلانے لگے ہیں، 100 ٹرانسپورٹروں پہ 100 موٹر سائیکلوں پہ مشتمل
ایگل اسکواڈ جو ہے وہ جلد ہی ECC سے پیسے لے کے اسے منظوری دے. مذاکرات کے دروازے بھی کھلے ہیں اور چوروں کے لیے دروازے بھی کھلے ہیں. جس نے مذاکرات کرنے ہیں وہ اسمبلی میں آ کے مذاکرات کرے، جس نے مال بانی بنایا وہ دوسرے بڑے گیٹ میں جائے. ہم جناب علی 191 ملکوں کو جو انٹیریئر منسٹری میں لوگ لائنیں لگا کے دھکے کھاتے تھے پرسوں سے ختم ہو جائے. آدھا گھنٹہ لوگ لائنوں میں لگے رہتے ہیں، داڑھی والے کی تلاشی لیتے ہیں، پٹھان کی تلاشی لیتے ہیں، اور جو بیٹیاں مائیں مری جا رہی ہوتی ہیں ان کے سامان نکال کے ان کے پرسوں کی تلاشی لیتے ہیں. یہ چند لوگ جو ٹاؤٹ ہیں، جو پیسے لیتے ہیں، جو ناکوں سے پیسے لیتے تھے روز کے شام کو، تمام ناکے ختم ہیں. 3 ناکے رکھے، یہ بھی ختم کر دوں گا. صرف موٹر سائیکل آنے دیں اور گاڑیوں کی ٹرانسپورٹ آنے دیں، باقی اقامہ والوں کا کوئی سوال نہیں. مشورہ دے دیا، کہتی ہیں عمران خان کے بہنسر سے PDM کے آؤٹ ہو چکے. مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کریز پر اکیلے رہے. نیب اگر مولانا کو بلائے تو جانا چاہیے. کرپشن کے سمندر میں غوطے کھانے والا، کرپشن کا بے تاج بادشاہ اور کرپشن کنگ جس کو سیالکوٹی ٹھگ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، وہ سیالکوٹی ٹھگ جو ہے وہ نیب کے شکنجے میں آیا اور رہبر بن کے، راہزن کا روپ دھار کے، جو معصوم عوام کو بیوقوف بنانے والا ٹولے کا سرگنا جو تھا، اس کی کارکردگی بے نقاب ہوئی ہے. نیب کی طرف سے اس ٹھگ پہ ہاتھ ڈالا گیا تو میڈیا کی آنکھوں نے دیکھا کہ جو الزامات سامنے آئے، ان الزامات میں ایک ایول گٹھ جوڑ بھی اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشن میں نیب نے بے نقاب کیا. وہ ایول گٹھ جوڑ جو تھا ایک ایسی خاتون سے متعلقہ تھا جس کو موصوف جو ہیں اپنے اکاؤنٹ سے مستفید فرماتے رہے اور ان کے اکاؤنٹ سے مال پانی ان کے اکاؤنٹس میں آتا رہا، اور وہ سابقہ حکومت میں سرکاری خرچے پہ جس طرح جھولے لیتی رہی جہازوں میں، اور ابھی تک وہ سوالیہ نشان ہے کہ اس خاتون کا خواجہ صاحب کی ذات سے کیا رشتہ اور تعلق تھا جو اکاؤنٹ کے ذریعے. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کہتی ہیں ان کی گرفتاری کے پیچھے 100% عمران خان کے مقاصد ہیں. احتساب عدالت میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ مجھے چارج شیٹ دی گئی کہ میرے اثاثے بڑھ گئے، لیکن ابھی تک نیب نے کوئی تفتیش نہیں کی. 2-2.5 سال سے پارٹی توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے اور نواز شریف کو کمزور کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ اب بہت کیس چلیں گے، نیب کا قانون اب ایسا ہی رہے گا. مزید آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں گرفتاریوں سے PDM کی تحریک کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بدنیتی کے ساتھ خواجہ آصف کا کیس لاہور میں ریفر کیا گیا. سپریم کورٹ مقدمے سے متعلق فیصلہ دے چکی تھی، بے بنیاد کیس میں گرفتار کیا گیا. نیب عمران نیازی کی ذیلی تنظیم بن کر اپوزیشن کے خلاف انتقامی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہے، لیکن نیب کی یہ کارستانیاں عمران نیازی کی حکومت کو نہیں بچا سکتی. خواجہ محمد آصف صاحب کے خلاف جو مقدمہ بنایا گیا ہے وہ سپریم کورٹ اس مقدمے میں فیصلہ دے چکی ہے، اور وہ درخواست جو ان کے خلاف ان کے مخالف نے دی تھی جس پہ نااہلیت کی گئی تھی، سپریم کورٹ کے سامنے اس درخواست پہ تفصیل سے بحث ہوئی اور سپریم کورٹ نے خواجہ محمد آصف صاحب کو ایگزونریٹ کیا. اس کے بعد یہ انکوائری جو اسلام آباد نیب آفس میں چلی، پنڈی اسلام آباد آفس نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اس کیس میں کچھ نہیں نکلتا، تو چیئرمین نیب نے بددیانتی کے ساتھ
इसे लाहौर नैब को ट्रांसफ़र किया ताकि वो सियासी तौर पे मुकदमा बनाए और ख्वाजा साहब को गिरफ़्तार करे, जो कि उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। हुकूमत PDM की तहरीक से बौखला चुकी है और वो समझती है कि वो झूठे मुकदमों से, गिरफ़्तारियों से मुस्लिम लीग नून और PDM की तहरीक को कमज़ोर कर सकती है। मैं वाज़े तौर पे इमरान नियाज़ी को पैगाम देना चाहता हूँ कि तुमने जो असासों पे आमदनी से ज़्यादा होने के मुकदमे बनाए हैं, मैं चेयरमैन नैब को चैलेंज करता हूँ कि इमरान अहमद नियाज़ी के असासों और आमदन का मवाजना किया जाए। राना असनाउल्लाह कहती हैं हुक्मरान PDM और नून लीग को पूरी ताकत से दबाने की कोशिश करेंगे। ख्वाजा से पार्टी के साथ मुखलिसीन की गिरफ्तारी जबर और जुल्म का पैगाम है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना असनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्तीफे देने का अभी फैसला नहीं हुआ। सेनेट इलेक्शन में नून लीग का हिस्सा लेने के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। मर्दान में PDM जलसे के मुंतजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में ANP के रहनुमा लतीफुर रहमान, जावेद यूसुफजई और हाजी अकबर आफरीदी को नामजद किया गया है। FIR में JUI के साबिक MP मौलाना अमानत शाह और मौलाना ताजुल अमीन जबल के नाम भी शामिल किए गए हैं। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं मर्दान में PDM जलसे के मुंतजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR में ANP के रहनुमा लतीफुर रहमान, जावेद यूसुफजई और हाजी अकबर अफरीदी को नामजद किया गया है। FIR में JUI के साबिक MPA मौलाना अमानत शाह और मौलाना ताजुल अमीन जेल के नाम भी शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं एक अहम खबर से। मर्दान में PDM जलसे के मुंतजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि FIR में ANP के रहनुमा लतीफुर रहमान, जावेद यूसुफजई और हाजी अकबर आफरीदी को नामजद किया गया है, जबकि FIR में JUI के साबिक MPA मौलाना अमानत शाह और मौलाना ताजुल अमीन जबल के नाम भी शामिल हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं मर्दान से फैसल ज़ादा। ये बताइएगा कि इन मुकदमात पर PDM के रहनुमाओं का क्या मौक़िफ़ है? दर्ज कर दिया गया। साल गिरफ्तारियां ना हो सकी। थाना सिटी में 27 दिसंबर को होने वाले PDM जलसे की इजाजत न देने के बावजूद इनकार पर जलसे के मुकामी मुंतजिमीन, जिनमें अवामी नेशनल पार्टी के जिलाई सदर लतीफुर रहमान, जावेद यूसुफजई, मुस्लिम लीग नून के हाजी खान अकबर, JVIP के जिलाई जनरल सेक्रेटरी मौलाना अमानत शाह खान, साबिक डिप्टी स्पीकर इकरामुल्लाह शाहिद और कौमी वतन पार्टी के जिलाई चेयरमैन मुजीबुर रहमान समेत जलसे के मुतअद्दिद मुंतजिमीन के खिलाफ दफा NDMA लाउड स्पीकर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिए गए। ताहम अभी तक किसी भी अहम रहनुमा की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। जी बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। उधर कोयटा की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। एहतसाब अदालत की जानिब से वारंट गिरफ्तारी मेहरगढ़ के वरसा की बहाली की मद में दिए जाने वाले फंड्स में मुबैना करप्शन केस में साबिक वज़ीर आला नवाब असलम रईसानी की अदम पेशी पर जारी किए गए नवाबजादा लश्करी रईसानी और साबिक सेक्रेटरी खजाना दोस्तीन जमाल दीनी की अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई, जिन्हें मंजूर कर लिया गया है कि इसमें नवाब असलम रईसानी के एक अजीज अब्दुल नबी रईसानी के भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। एहतसाब अदालत ने मेहरगढ़ की तज़यीन और बहाली की मद में फंड्स में मुबैना करप्शन केस की समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध भर में तमाम सरकारी जमीनों से कब्जे खत्म करवाने और ग्रीन बेल्ट बहाल करने का हुक्म दे दिया।
सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जमीनों के रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन से मुतल्लिक केस की समाअत की, जिसमें सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू काजी शाहिद परवेज ने अदालत में रिपोर्ट पेश की। काजी शाहिद परवेज ने एतराफ किया कि सरकारी जमीनों पर कब्जे हैं। सिंध में साल 1985 से अब तक 2,40,000 से जायद जमीनों की बोगस एंट्रीज की निशानदही हुई है। 1100 से जायद एंट्रीज जुडिशियल रिव्यू में हैं। एक 1000 से जायद जाली एंट्रीज खत्म कर दी गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि सूबा भर में 7 करोड़ दस्तावेजात कंप्यूटराइज कर दी गई हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आज भी हाई कोर्ट में जाली दस्तावेजात के केस दायर हो रहे हैं। सूबे में कोई सरकारी जमीन बच सकी है? जस्टिस सज्जाद अली शाह ने ठट्ठा की जमीनों के रिकॉर्ड में बहुत गड़बड़ है, हर एक ने अपनी मर्जी के दहे बनाए हुए हैं। अदालत ने सूबा भर की सरकारी जमीनों से कब्जा खत्म कराने और ग्रीन बेल्ट बहाल कराने का हुक्म दिया। अदालत ने खेल के मैदानों, पार्क से तजावुजात खत्म कराने, महकमा जंगलात की जमीनों से कब्जा खत्म करके दोबारा जंगलात लगाने और महकमा आबपाशी की जमीनों से भी कब्जा खत्म कराने का हुक्म। वज़ीर आज़म इमरान खान ने घरेलू सारिफिन के रिलीफ, सनतों को बिला तातुल और सस्ती बिजली की फरहमी को हुकूमती तरजीहात में सरे फहरिस्त रखने की हिदायत कर दी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत तवानाई शोबे का जायजा इजलास हुआ। वफाकी वुज़रा उमर अयूब, मखदूम खुसरो बख्तियार, डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख, हम्माद अजहर, मुआविनीन खसूसी ताबिश गौहर, नदीम बाबुर, वक़ार मसूद और मुतल्लिका आला अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आज़म को तवानाई के शोबे के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। बिजली की पैदावार, तरसील की बेहतरी और एनर्जी मिक्स को बेहतर और माहौल दोस्त बनाने के साथ साथ सस्ती बिजली बनाने के मुजव्वज़ा मंसूबों पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म को हुकूमत की तरफ से कोरोना वायरस की वबा के बावजूद सनत और आम आदमी के रिलीफ के लिए उठाए गए इक़दामात के बारे में बताया गया। वज़ीर आज़म ने तवानाई शोबे की इस्लाहात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए घरेलू सारिफीन के रिलीफ और सनतों को बिला तातुल और सस्ती बिजली की फराहमी को हुकूमत की तरजीहात में सरे फहरिस्त रखने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने इस्लाहात को देर पा और इनमें मुस्तकबिल की जरूरियात को मद्देनजर रखने पर भी जोर दिया। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिजली 1 रुपये 6 पैसे पे यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। अक्टूबर और नवंबर के महीनों के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के हवाले से समाअत नेपरा में हुई। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपये 6 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। अजाफा अक्टूबर और नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। अक्टूबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 29 पैसे फी यूनिट महंगी होगी, जबकि नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 77 पैसे महंगी होगी। बिजली की कीमत में अजाफे से सार्फिन पर 8 अरब 40 करोड़ रुपए का अजाफी बोझ पड़ेगा। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की तैयारी कर ली। पेट्रोल 3 रुपए तक महंगा करने की तजवीज दे दी। अवाम पर महंगाई का एक और बोझ डालने की तैयारियां कर ली गईं। अवाम को नए साल के आगाज में ही पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का सामना करना पड़ेगा। आगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। आगरा की समरी में पेट्रोल 2 रुपए 96 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज दे दी गई है। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 12 पैसे फी लीटर महंगा करने पर गौर कर रही है, जबकि मिट्टी का तेल और लाइट डीजल की कीमत में भी इजाफा करने की तजवीज है। लापरवाही और बेहतियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया। दूसरी लहर में अमवात बढ़ने लगी। 24 घंटों में मजीद 55 मरीजों के इंतकाल ने खतरे की घंटियां बजा दी हैं। अमवात की तादाद 10,047 हो गई। मजीद 2,155 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 4,77,000 से जायद हो गई। 4,30,000 मरीज सेहतियाब हो चुके। 37,000 से जायद मरीज जेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 55 मरीजों का इंतकाल हो गया। पंजाब में 3,982, सिंध में 3,520, खैबर पख्तूनख्वा में 1,627, बलूचिस्तान में 182, गिलगित बल्तिस्तान में 101, इस्लामाबाद में 415 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। पंजाब में 1,37,295, सिंध में 2,13,200, खैबर पख्तूनख्वा में 57,982, गिलगित बल्तिस्तान में 4,855 और आजाद कश्मीर में 8,241 मरीज हो चुके।
कातिल वायरस की ही बात करें, दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 18 लाख हो गई। 5 करोड़ 85 लाख मरीज सेहतयाब भी हो चुके, जबकि मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल ना किया जा सका। अमेरिका में 3,47,000, ब्राजील में 1,93,000, भारत में 1,49,000, रूस में 56,426, फ्रांस में 64,000 और सऊदी अरब में 6,204 अमवात हुई। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं पीटीआई की हुकूमत एडहॉकिज्म की बुनियाद पर चल रही है, जबकि पीडीएम में शामिल 2 जमातों ने भी हुकूमत के मजे लिए और मुल्क को मसाइल से दोचार किया। सेनेटर सिराजुल हक ने एक बयान में कहा कि पीटीआई ने इन मसाइल में मजीद इजाफा किया। हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि मौजूदा सेटअप को लाने वाले भी परेशान हैं। मुल्क को पटरी पर डालने के लिए निज़ाम बदलना होगा। जमात इस्लामी निज़ाम बदलने के लिए मसरूफ़ अमल है। मकबूजा कश्मीर में जालिम और काबिज भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी का तसलसल जारी रखते हुए मजीद 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। श्रीनगर के इलाके लावेपुरा के काबिज भारतीय फौज ने घर घर तलाशी ली। दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान भारतीय फौज ने घर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। शोधा की शनाख्त जुबैर अहमद, एजाज मकबूल और अतहर मुश्ताक के नाम से हुई। तीनों नौजवानों का ताल्लुक शुपियां और पुलवामा से था और वो श्रीनगर में तालीम की गर्ज से ठहरे हुए थे। पाक बहरिया की एयर डिफेंस यूनिट्स का जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल्स की फायरिंग का कामयाब मुजाहरा। फायर किए गए मिसाइलों ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने मिसाइल्स फायरिंग का मुशाहिदा किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने मिसाइलों की फायरिंग का मुशाहिदा किया। मिसाइल फायरिंग का शानदार मुजाहिरा पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों और हरबी तैयारियों का मुंह बोलता सबूत है। नेवल चीफ ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी ने कहा कि पाक बहरिया किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। पाक बहरिया के जवान और ऑफिसर्स मुल्क की समंदरी सरहदों और बहरी असासों की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार हैं। पाक फजाइया ने एक और संगे मील अबूर कर लिया है। JF-17 डबल सेट बी फजाई बेड़े में शामिल हो गया है, जबकि पाक फजाइया ने ब्लॉक 3 की तैयारी शुरू कर दी, जो भारत के हासिल करदा राफेल तैयारों से बेहतर है। सरबराह पाक फजाइया मुजाहिद अनवर खान कहते हैं पाक चीन ताल्लुकात का आज तारीखी दिन है। पाक फजाइया कौम की उमंगों पर हमेशा पूरा उतरेगी। JF-17 के डबल सीट तैयारों की पाक फजाइया में शमूलियत के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान थे, जबकि पाकिस्तान में चीन के सफीर नॉनेग्रोंग और नाइजीरियन हुकाम भी तकरीब में शरीक हुए। पाक चीन ताउन से तैयार करदा 14 डबल सेट तैयारे पाक फजाइया के हवाले कर दिए गए। डबल सीट तैयारे तरबियत के लिए इस्तेमाल होंगे, जबकि पाक फजाइया का ब्लॉक 3 भारत के हासिल करदा राफेल से बेहतर है। दूसरी जानिब JF-17 तैयारे नाइजीरिया को भी फरोख्त किए गए। जमाती इस्लामी लाहौर के अमीर मियां ज़िकरुल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि नया साल लाहौर के लिए आसानियों और हुक्मरानों के लिए मुश्किलात का साल होगा। जमात इस्लामी अवाम के हाथ और जुबान बनकर हुकूमत का एहतसाब करेगी। जमात इस्लामी लाहौर के ओहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, लाहौर शहर को गंदगी का ढेर नहीं बनने देंगे। तख्ते लाहौर की करप्शन और शहरी इंतजामिया की नाअहली ने शहर को मसाइलिस्तान बना दिया है। साबिका हुकूमत की करप्शन और मौजूदा हुकूमत की नाअहली की वजह से बागों का शहर
कूड़ा करकट के ढेरों में तब्दील हो चुका है। ज़करुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हर जगह गंदगी के ढेरों ने लाहौर की खूबसूरती का बेड़ा गर्क कर दिया है। 10 जनवरी तक शहरी इंतजामिया ने सफाई के लिए इकदाम ना किए तो एहतजाज के शेड्यूल का ऐलान करेंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वजीर बराए हायर एजुकेशन पंजाब राजा यासिर हमायूं सरफराज कहते हैं वजीर आजम इमरान खान के विजन के मुताबिक हुकूमत आने वाले 3 बरसों में तालीम का निजाम आलमी सतह पर मजबूत करेगी। एम्प्लॉयज वेलफेयर एजुकेशन के ज़रिए तमाम बोर्ड इलेक्शन में कामयाब होने वाले अहदेदारों की तकरीब हक़बरदारी हुई। राजा यासिर हमायूं सरफराज ने कहा कि हमें पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और रोशन मुस्तकबिल के लिए तालीम को